बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा और उसकी तरह बातें करेंगे खुल्लम खुल्ला, वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताएगा। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत आपका। और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट वैभव सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। और रॉबिंदर सचदेव जी जिनको हम शुद्ध अमेरिकी एक्सपर्ट कहते हैं, वो बस प्रोग्राम में आने वाले हैं। आज आपको बहुत सी नई बातें पता चलेंगी, दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है और ये एससीओ समिट के बाद क्यों तहलका मचा हुआ है अमेरिका के अंदर। सुबह शाम धुलाई हो रही है ट्रंप की। भारत के साथ ऐसा अनफेयर ट्रीटमेंट करना, हमारे ऊपर 50% टैरिफ बिना किसी मुद्दे के लगाना, इस पर इतना गिर गए ट्रंप कि कल जब एससीओ समिट के बाद, यहां तो चीन में शाम हो गई थी, अमेरिका में सुबह हुई, तो जब ट्रंप की आंखें खुली तो वाकई खुल गई जब उन्होंने तस्वीरें देखी। और उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया, उससे यह साफ पता लग गया कि अब वो भारी दबाव में है। अब क्या अमेरिका भी कोई रास्ता ढूंढना चाहता है किसी तरीके से भारत के साथ मामला सेटल हो जाए? ऐसी बात करने की हमारे पास बहुत सारी वजह हैं। वो सारी वजह आज प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस होंगी। सर, कल ट्रंप ने एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने ये लिखा, उनको ये जरूरत महसूस हुई कि अपने देश को ये बताएं कि मैंने ये भारत के ऊपर टैक्स क्यों लगाया। अब आप लोग कहेंगे ये तो वो कब से बता रहे हैं। कल की जो भाषा है, पहली लाइन है, What few people understand is that we do very little business with India। उनको ये कहना पड़ रहा है कि आप लोग समझ नहीं रहे हैं। हाँ, वो हमारे साथ व्यापार कर रहा है भारत, हम नहीं कर पा रहे हैं, मुझे इसीलिए टैक्स लगा रहा। सारी भाषा जो है वो ऐसा लग रहा है कि एक आदमी का बुखार उतरा है और अब शायद थोड़ा पसीना भी आ रहा है। निश्चित रूप से इंटरनेशनल ट्रेड का ABC भी जो जानता है वो भी जानता है कि दो देशों के बीच में कितना ट्रेड हो रहा है। अमेरिका और भारत के बीच में कितना ट्रेड हो रहा है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति को या भारत के प्रधानमंत्री को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ता है जो लड़का जी, उसको भी पता है, और जिसकी इसमें थोड़ी सी रुचि है उसको भी पता है। तो ये कोई नई बात उन्होंने बताई नहीं है। सवाल ये है कि अभी तक आप क्या बोल रहे थे। जी, एक सेकंड, रॉबिंदर सचदेव जी प्रोग्राम देंगे। सर आइए प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, आइए। थैंक यू। अभी मैंने कहा सर कि ये सॉरी, बहुत बहुत माफी, बारिश, अमेरिका की बात अमेरिकी एक्सपर्ट के बगैर हमने शुरू तो कर दी थी, लेकिन बेल्ट भी टेक्सास वाली लगा के आए सर। सर जो है दिल से हिंदुस्तानी लेकिन काम से अमेरिकन। ये कैसे? नहीं, अब मैं चीनी भी हूँ। कल मैं शाम को चाइना जा रहा हूँ। अच्छा। आज जो ये एससीओ समिट हुई, इसका एक फॉलो अप मीडिया एंड थिंक टैंक समिट हो रहा है, जो कि आउटकम्स जो निकले उनको डिस्कस करेगा। अच्छा, ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली चल रहा है साहब, ये पूरी प्रोग्रामिंग। दुनिया हिली हुई ना सर, प्लीज। या अच्छा सर, जो आप बात कह रहे थे, एक तो वो उनको बिजनेस पर ही बताना पड़ा, भाई मैंने व्यापार के लिए किया। अमेरिका के फेडरल अपील्स कोर्ट में सर ज्यादा बताएंगे, अभी उन्होंने ये सारे टैरिफ जो ट्रंप ने लगाए सबको इलीगल बता दिया। कल की खबर है, सबको इलीगल बता दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में इसको ट्रंप चैलेंज करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि जजेस में उनके यहाँ खुल के जो है वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जज भी होते हैं, तो वहां उनके अपॉइंटीज ज्यादा है, तो वहां से तो शायद वो निकाल लें, पावर भी होती है अपॉइंट करने की। हाँ, लेकिन ट्रंप घिर गए हैं सर। 1 मिनट लूंगा आपको जल्दी से, मैं केवल कुछ वर्ल्ड हेडलाइंस बता रहा हूं। ये अमेरिका की अखबारों की हेडलाइंस हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि असलियत क्या, जैसे कहते हैं स्मेल द कॉफी, वो ट्रंप साहब को कैसे जो है वो अब करना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, मोदी ने ट्रंप को दिया संदेश, भारत के पास अहम दोस्त हैं। मोदी पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री गजब रही। इकोनॉमिस्ट ने लिखा, भारत चीन के रिश्तों में सुधार, ट्रंप भारत की शक्ति को भांप नहीं पाए। CNN ने लिखा, मोदी के लिए चीन ने रेड कारपेट बिछाया, ट्रंप ने वैश्विक संबंध बिगाड़ दिए। और MSNBC में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने बैठकर यह कहा कि जो तियानजिन में हुआ ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक सेटबैक है, और पुतिन ने जो मोदी के साथ हाथ पकड़े तस्वीर खिंचाई, इससे बुरा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता था। आगे वो कह रहे हैं, मोदी इज प्रोमिनेंट वर्ल्ड लीडर हु इज अ की पर्सन इन अमेरिकाज एफर्ट टू क्रिएट अ न्यू इनफॉर्मल पार्टनरशिप टू कंटेन चाइना। लेकिन ये आपने मोदी को भी अपने से दूर कर लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल, एसोसिएटेड प्रेस ने जो बातें लिखी हैं उसका मतलब यह है कि ये मीटिंग एससीओ समिट की वाज अ डायरेक्ट मैसेज टू ट्रंप चैलेंजिंग यूएस ग्लोबल डोमिनेंस। इकोनॉमिस्ट ने आगे ये लिखा है कि यूएस ट्रेड स्टैंस विल चेंज इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये भारत को भी बदलेगा और दुनिया को भी ये बदलने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है सर वो लिख रहा है कि क्वाड समिट होने वाला था, ट्रंप उसमें नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच अब सब्र का बांध टूट रहा है।
ये खबरें हैं। और उनके यहाँ पर कोई जेक सलिवन एक्स एनएसए हैं उनके, उन्होंने तो खुल के कह दिया कि ट्रंप ने अपने पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से, जो पाकिस्तान के साथ उसने किए, पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी की डील की, उसकी वजह से भारत जैसे इंपॉर्टेंट एलाई के साथ अपने रिश्ते का गला घोंट दिया। नहीं, देखिए, ये ट्रंप और ख़ास तौर से भारत या मोदी से कहें, ये जो आज संबंध दिखाई दे रहा बिगड़ा हुआ, इसका बीजारोपण हो गया था जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे क्रिकेटर इमरान खान मिलने गए थे। उनके फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, ट्रंप के। तो उन्होंने कहा था कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है कश्मीर का मुद्दा सुलझा सकते हैं, अगर आप दोनों तैयार हो तो मैं मीडिएशन के लिए तैयार हूँ। तो इमरान खान के लिए तो ये अच्छी बात थी। फिर ये बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुँची। उन्होंने कहा कि हम इस कश्मीर के मामले में कोई मीडिएशन भारत की कोई सरकार कभी नहीं चाहेगी और कभी नहीं होगा। तो कहते हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति के मीडिएशन का प्रस्ताव कोई कैसे मना कर सकता है। जब मैं कह रहा हूं, हाँ, मैं कह रहा हूं, मैं कर सकता हूं, तो मोदी को तुरंत मान लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने दरअसल मोदी को अंडर एस्टिमेट किया। उनको लगा कि दबाव डालेंगे और ये झुक जाएंगे, हल्के में लिया। हाँ, हल्के में लिया। ट्रेड डेफिसिट की जो बात कर रहे हैं, उसके कारण भी उनके दिमाग में रहा होगा कि हम खरीदते ज़्यादा हैं आपसे, आप हमसे बहुत कम खरीदते हैं। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ये इम्बैलेंस है, उसको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो उसका भी दबाव होगा। आपकी इकॉनमी बढ़ रही है, अगर वो उसमें कहीं अड़ंगा लग गया तो आपको समस्या होगी। तो 20 तरह की चीज़ें सोच के उनको लगा कि मोदी को दबाना आसान होगा, और हुआ इसका ठीक उल्टा। सर, मैं समझना ही ये चाहता हूं आज आपसे व्यूअर्स के लिए, ये ट्रंप की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। ठीक, आपने कहा मोदी को हल्के में लिया। मोदी ने या भारत ने ये कब रियलाइज किया, या ये अंडरस्टैंड, या ये हम भावना शुरुआत से रही होगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका दुनिया का दादा हो तो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रंप ने पूरी दुनिया हिला दी और यूरोप के नेता तो कतार लगा के इंतजार करने के लिए वहां बैठे हुए थे उनके घर के व्हाइट हाउस में, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सोच भारत में कब आई और कैसे आई? देखिए, मुझे लगता है दुनिया सिर्फ ताकत की भाषा समझती है। डेटरेंस, आपके पास जब डेटरेंस होगा तो आपकी बात सुनेंगे लोग। हम चीन से युद्ध भी लड़ चुके, चीन से हमारे कैसे संबंध रहे हैं ये कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3-4 घटनाएं जो हुई, पहला डोकलम में, फिर उसके बाद जो गलवान में हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, चीन को एक बात समझ में आ गई कि कुछ करेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। अभी तक चीन को लगता था कि हम कुछ करके निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा, हम 100 कदम आगे चले गए थे, चलो 20 कदम पीछे आ जाते हैं। इस बार यह हुआ कि 1 इंच भी आगे नहीं आने देंगे। और मैंने उस दिन जो बात कही थी, फिर से दोहरा रहा हूं, जो कैलाश रेंज पर जो हमारी स्पेशल फोर्सेस जो है टैंक लेकर पहुंच गई, चीन अभी तक उसको जो है एक तरह से स्वीकार नहीं कर पाया। ये कैसे हो गया, हमको पता नहीं चला। वहां से परिस्थिति, फिर गलवान में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हमारी फौज लड़ी, चीन को जिस तरह से मात दी, बिना हथियार के जो लड़ाई हुई, चीन को पहले डोकलाम में पता चला था, फिर गलवान में अच्छी तरह से पता चला कि भारत से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये मुझे लगता है इससे पहले चीन को इस बात का एहसास नहीं रहा होगा, या ये उनके मन में नहीं रहा होगा। उनके दिमाग में ये था कि हम जब चाहें भारत को दबा सकते हैं, ये हमको तय करना है कि कितना दबाना है। मोदी ने कहा कि ये सब कुछ नहीं, शांति से रहना है, शांति से रहेंगे, दोस्ती करोगे, दोस्ती करेंगे। लेकिन अगर ये दिमाग में है कि हम कब्जा कर लेंगे, हम दबा देंगे, हम हरा सकते हैं, ये नहीं होने वाला। अगर कोई शक बचा था तो ऑपरेशन सिंदूर ने पूरा कर दिया। तो चीन को तो समझा दिया था, दुनिया ने नई ताकत देखी भारत की।
खासतौर से सैन्य ताकत। आर्थिक क्षेत्र में हम जो कर रहे हैं वो तो दुनिया के सामने है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि हम कितने आत्मनिर्भर हो चुके हैं सैन्य ताकत के रूप में। और चीन, भाई पाकिस्तान के पास जो कुछ जितने इक्विपमेंट मिलिट्री हार्डवेयर था सब चीन का था, और उसका क्या हश्र हुआ। ये इसके बावजूद ट्रंप को लगा कि भारत को दबाया जा सकता है। ट्रंप किस दुनिया में रहते हैं ये समझना मुश्किल है। उनको लगता है कि किसी को, जिस तरह से उन्होंने जेलेंस्की को बुला के अपने घर में बेइज्जत किया, खाने पे बुला के खाना नहीं खिलाया, जिस तरह से वो दुनिया के तमाम देशों के बारे में बोल रहे हैं, और उनको अनुभव भी हुआ जिस तरह से सरेंडर किया बहुत से देशों ने। वियतनाम ने समझौता किया, उनके परिवार के लिए जो है वो गोल्फ कोर्स एक जो है कितना $150 बिलियन का वो दे दिया और अपना टैरिफ कम करा लिया। पूरे यूरोपियन यूनियन ने सरेंडर कर दिया, जापान ने सरेंडर कर, जापान अमेरिकी चावल खरीदेगा, इस बात की आप कभी कल्पना कर सकते थे? तो ट्रंप को लगा कि इतने बड़े बड़े अमीर देश हमारे सामने झुक रहे हैं, भारत कैसे नहीं झुकेगा? तो ये जो उनकी गलतफहमी थी, उनको एहसास नहीं था कि भारत बदल चुका है और भारत का नया नेता जो है वो अपने लिए वर्ल्ड टेबल पे अपनी जगह बना, ग्लोबल टेबल पे अपनी जगह बना चुका है। पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर आने वाले हैं भारत। अभी जो आपने कहा, एक लाइन जोड़ रहा हूं उसमें, उन्होंने आने से पहले सर कोट जो दिया है, बात कही है, इंडिया हैज ग्लोबल वेट एंड प्लेज अ डिसाइसिव रोल इन शेपिंग इंटरनेशनल ऑर्डर। जो बात आप कह रहे थे, अब दुनिया की मेज पर भारत स्थापित है पूरी तरीके से। आपके बगैर फैसले दुनिया के नहीं होंगे, स्थायी फैसले नहीं होंगे। अमेरिका में क्या चल रहा है सर इस वक्त? मतलब ट्रंप है दिक्कत में? वो अलग है, पर अमेरिका में तो अभी ये चल रहा है, और अमेरिका या ट्रंप के दिमाग में तो ये चल रहा है जो आप कह रहे हो कि सब मिलके करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ट्रंप कहता है जो वर्ल्ड ऑर्डर मैं बना रहा हूँ वो बनेगा। अच्छा, क्लियर कट है उसके दिमाग में अभी, उसके और उसके एडवाइजर्स में वो उनकी चाल चल रही है। उनके हिसाब से वो जीत भी रहे कई चीज़ों में। ट्रंप अमेरिका में प्रॉब्लम में भी है पब्लिक ओपिनियन की, बट याद रखिए अमेरिका में 2/3 लोग वोट देते हैं, उसमें से मानो 1/3 ने इसको दिया या थोड़ा ज़्यादा ये बन गया, 1/3 हो रहे हैं। तो अमेरिका में 70-65-60% लोग तो हैं जो ट्रंप के खिलाफ हैं ही हैं। तो अभी जैसे MSNBC को हम कोट कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल टोटल एंटी ट्रंप ओपिनियंस हैं, चाहे जो भी हो, राइट। बट हाँ, हो भी रहा है, सड़कों में प्रोटेस्ट भी हो रही हैं, बहुत कुछ। अपने देश के अंदर ट्रंप अपनी प्रेसिडेंशियल पावर्स बहुत बढ़ा रहा है। जो भी टैरिफ्स की आप बात कर रहे थे, जिनको इलीगल रूल किया गया है, वो अक्टूबर के एंड तक तो फिर भी चलेंगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, देखो क्या होता है। मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स कंजर्वेटिव जजेस की है, तो शायद जीत भी सकता है, पर ना भी जीते तो वापस चला जाएगा, कोई और पॉकेट से कोई और टूल ला करके आगे करेगा अपने ऑब्जेक्टिव को। जहाँ तक ये बात टैरिफ्स की, ये टैरिफ्स को बड़े अलग अलग ढंग से देखते हैं। जैसे आप अभी कह रहे थे, जापान से जो डील हुई है उनका आप कितना कर दिया, 15 या 20% टैरिफ कर दिया है, पर जापान ने प्रॉमिस किया कि मैं $565 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करूंगा, मेरी कंपनीज। तो वो आ गया। यूरोपियन यूनियन, यस, जो डील हुई है 15% टैरिफ सारे EU पर, $600 बिलियन का अगले 3 सालों में गैस खरीदेंगे अमेरिका से, और 750 बिलियन यूरोपियन कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, या उल्टा है, पर टोटल $1.35 ट्रिलियन यूरोप ने प्रॉमिस किया है कि हम और हमारी कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगी। तो यहाँ टैरिफ हो रहा है, यहाँ ये कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। फिर बात जो वियतनाम का भी एग्जाम्पल दे रहे थे सर, और हमारे साथ भी ये जो ट्रंप ने आज कहा है कि 0% इंडिया ने हमें ऑफर किया। ठीक है, डिस्कशंस में आप सब चीजें एक्सप्लोर करते हैं, इतने महीनों से बातें चल रही है, तो आप सारे फॉर्मूला देखते हो। वियतनाम ने ऑफर किया था कि हम अपने 0% कर देते हैं। वियतनाम पे शुरू पे आई थिंक 40% लगा था। तो यही नवारो ने कहा था, तुम 0 कर दो, मुझसे मतलब नहीं है, तुम अपने नॉन टैरिफ बैरियर्स खोलो, मार्केट खोलो, हमें मार्केट चाहिए। तो इनका टैरिफ के द्वारा ऑफ कोर्स ये तो है कि अमेरिका में जो आएगा टैरिफ लेंगे, हालांकि वो अमेरिकन इंपोर्टर्स का ही पैसा है, बट पैरेलल ट्रैक है कि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, नई मार्केट्स खोलो, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स। आप इस बात से सहमत है? लेकिन जो सर कह रहे थे कि इनको उम्मीद थी कि इंडिया विल फोल्ड अप सून, जल्दी भारत को दबा लेंगे, ये नहीं हो पाया। नहीं, जल्दी दबा लेंगे, प्लस वो भी बात अभी आ रही थी, आप अभी कर रहे थे, ये इंडिया को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं। अच्छा, इंडिया सॉफ्ट है। अभी नंबर्स वाइज देखिए ना, हम कितने 4 ट्रिलियन है, चाइना करीब 19 ट्रिलियन है, ये 30 हैं। तो मल्टीपल कारणों से इन्हें लगा
कि इंडिया को अगर हम अपसेट भी कर लेंगे, और एक और बात है, अमेरिका को और अमेरिकन बिजनेस को यस इंडियन मार्केट चाहिए, इतनी बड़ी मार्केट कहाँ मिलेगी उन्हें, वो भी डेमोक्रेटिक मार्केट, इंग्लिश स्पीकिंग, हमारा जस्टिस लीगल सिस्टम भी ब्रिटिश अमेरिकन उस ट्रेडिशंस में है। बट इनको ये दिखता है कि इंडिया की मार्केट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत कम है और खुल नहीं रही है, तो टाइम लगेगा अभी। ओके, उन्हें ये नहीं लग रहा कि मेरे को अभी इंडिया में बिजनेस मिलेगा अमेरिकन कंपनीज को, राइट। वो पुश कर रहे हैं अपनी सरकार को, बट जैसे जैसे हमारे यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म्स काफ़ी हमें चाहिए अंदरूनी, नो डाउट, रेगुलेटर स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, जैसे जैसे वो स्मूदन होते जाएंगे तो हमारी मार्केट उन्हें लगेगा अरे ये तो बढ़िया होगा, भाई जल्दी यहाँ काम हो सकता है, तब वो प्रेशर और बढ़ेगा कॉर्पोरेट अमेरिका से। अभी आप लेकिन कह रहे थे उनको ये लगा कि भारत नाराज भी होगा तो कोई बात नहीं, हाँ, यस, फॉर द टाइम बीइंग कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बाकी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहां ट्रंप को, 30 साल की दोस्ती बर्बाद कर दी आपकी, इंडिया को लेकर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य यही था कि ये चीन और रशिया के कैंप से बाहर निकले, और वो 30 साल से खासतौर पर उस पर काम हो रहा था, आपने वो 4 महीने में बर्बाद कर दिया। आपको लगता है कि ट्रंप को इस क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, 2-3 चीज़ें। पहली बात तो देखिए, जापान फोल्ड अप कर जाए, साउथ कोरिया फोल्ड अप कर जाए, वो कर जाएगा बिकॉज वो निर्भर करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के ऊपर। हम अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं करते अपनी सुरक्षा के लिए। अमेरिका नेट गारंटर है उनकी सॉवरेंटी का, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी सेफ्टी का। हम नहीं, हमारे लिए कोई नहीं है। हमारे लिए अमेरिका नहीं है और कोई भी देश नहीं है। हम स्वयं सक्षम है, और हमने, जैसे प्रदीप जी ने बताया, हमने पिछले 10 साल में 3-4 बार हमने ये सिद्ध भी किया है। और चीन को भी गलतफहमी थी, तो आपने जैसे बात कही कार्यक्रम के शुरुआत में कि जब डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठे तो उनकी आंख खुली। आंख तो चाइनीज की खुल गई, जिनकी कभी नहीं खुलती, बड़ी हो गई, ठीक है, सॉरी, ठीक है, कोई रेसिस्ट स्लर नहीं था। हाँ, उनकी भी खुल गई। तो जब हमने उनकी खोल ली, पाकिस्तान की भी खोल ली, तो अमेरिका की भी खुल जाएगी। और अमेरिका की आंख को जो हम आज नहीं खोल रहे, 50 साल पहले भी खोल चुके हैं। उनको 50 साल पहले भी गलतफहमी थी कि हम फोल्ड अप कर जाएंगे, और उस समय भारत आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ भी नहीं था। हम बहुत सारी चीज़ों पे, दुनिया के अलग अलग देशों पे निर्भर थे। हम, मतलब अगर विदेश से गेहूं आता था अमेरिका से एड में, तो ऊंट के गले पे बैनर डाल करके थैंक यू अमेरिका का, वो मतलब एक बेइज्जती थी इस देश की। लेकिन हम उस चीज़ से भी निकले बाहर, ठीक है। तो अब तो हम बहुत सक्षम हैं, सेल्फ रिलायंट है डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में। और देखिए अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, अमेरिका की कई सारी समस्याएं हैं। ये कोई आप एक चीज़ नहीं कह सकते कि सिर्फ ट्रंप और ट्रंप का ईगो नहीं है। अमेरिका में एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि भारत किसी भी चीज़ के लिए आज की डेट में अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कि भाई अगर ये चीज़ अमेरिका से नहीं आई तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो आप एक जो वेस्टर्न हेजिमनी थी, मोनोपोली थी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, आप उससे निकल गए। स्पेस टेक्नोलॉजी आपकी अपनी हो गई, डिफेंस टेक्नोलॉजी आपकी अपनी हो गई। आज ये हुआ ना, पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप, हाँ, वो मोदी जी को दी गई है, दी गई है। अब आप मुझे ये बताइए, अब मोदी जी ने सेमीकंडक्टर्स के ऊपर 2018 से काम शुरू कर दिया था, और मैं कहते हैं वॉर के युद्ध स्तर पे उन्होंने शुरू किया था। और उस समय एक प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, तो वहाँ पे हमसे एक सीनियर अधिकारी की मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इस समय सेमीकंडक्टर के अलावा किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते। तो मैंने, और हमको भी लगता था कि यार ये कुछ ज़्यादा ही तारीफ, क्योंकि ब्यूरोक्रेट की आदत भी होती है ना, तो हमको लगा इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन वो हमको दिख रहा है सही बात कि है। 5 साल 6 साल के अंदर प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है, ठीक है, शुरू हो गया। तो इसका मतलब है आज मोदी जी ने कहा ना, 2 बातें कही कि जो आज से 5-6 दशक पहले, 7 दशक पहले जो ब्लैक गोल्ड होता था, जब तेल डिस्कवर हुआ, उस वक्त ब्लैक गोल्ड कहलाता था। आज वो सेमीकंडक्टर है, बिल्कुल। जिसके पास ये सेमीकंडक्टर की ताकत है, उसके पास ताकत वाकई दुनिया में है। तो कोरोना में दिखा जब जो सप्लाई चेन, उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के आर्थिक स्वार्थों के कारण जो उथल पुथल मची है, उसके बीच में आप 7.8% जीडीपी ग्रोथ लेकर के आए हैं। ये भी सीधा ट्रंप के लिए था, उन्होंने डेड इकोनॉमी जो है कह दिया था। सर, एक मजेदार बात बताता हूँ आपको। मैंने एक क्लिप देखी, भारत के एक पत्रकार थे, टीवी पत्रकार, नाम नहीं ले सकता, तो वो उनकी छवि जो है मोदी विरोध की है। तो उन्होंने एक अमेरिकी फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट को बैठा रखा था, ये क्वाड समिट, एससीओ समिट पर। तो उन्होंने कहा, भारतीय पत्रकार कह रहे हैं कि ये तो बड़ा सब टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म का मामला लगता है, हम कैसे चीन के साथ इतने क्लोज हो सकते हैं, हमारा तो राइवल है, दुश्मन है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट कह रहा है कि आप ये कॉलोनियल माइंडसेट के गुलाम जो आप थे, इससे बाहर कब निकलेंगे? आप किसी पर निर्भर करते हैं दुनिया में? जो आप कह रहे थे, हर चीज आपकी अपनी है, सिविलाइजेशन आपकी दुनिया में सबसे पुरानी है। जब अंग्रेज आए तो आप 25% जीडीपी थे दुनिया की,
सब आपसे लेकर के गए हैं। आप इस माइंडसेट में क्यों रहते हैं कि मुझे कोई दे देगा, मुझे अमेरिका चाहिए, नहीं तो मेरी इकोनॉमी नहीं चल पाएगी? तो क्यों? और फिर उनके शब्द थे, ट्रंप नीडेड टू बी टॉट लेसन, और इंडिया ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। ये अमेरिका का एक्सपर्ट कह रहा है, और हमारे लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, वापस तो हमको जाना उन्हीं के पास पड़ेगा। वही दिमाग वही है, कॉलोनियल माइंडसेट, कि हम घटिया हैं, हम दूसरों से कमतर हैं। ये जो बिठाया गया मैकाले का जो सिद्धांत था, उसके तहत कि इनके मन में बिठा दो कि इनका जो कल्चर है, इनकी जो संस्कृति है वो घटिया है, साइंटिफिक टेम्पर नहीं है इनके पास। मुझे लगता है सनातन धर्म से ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर वाला जो है कोई धर्म, कोई रिलीजन दुनिया में नहीं है। लेकिन हमने ये मान लिया, हमारा जो कुछ अच्छा था उसको हमने बुरा मान लिया। वेस्ट का जितना बुरा था, जितना कचरा था, उसको हमने अपने सर माथे पर रख लिया, और वो माइंडसेट अभी भी बना हुआ है। जो भी इसके खिलाफ काम करता है, रेजिस्टेंस होता है। बाहर तो बाद में होता है, अपने घर में पहले होता है, और ऐसे ही लोग हैं। तो प्रदीप जी, ये खुद भी तो वहीं से पढ़ के आते हैं, इसीलिए वो खुद भी बाहर से ही पढ़ के आए हैं। हाँ, पढ़ के आए हैं, उन्हीं की संगत में रहते हैं। हाँ। और दिन रात जो है उन्हीं से इंटरेक्शन है, तो उनको लगता है कि जो ये बात कहता है कि भारत महान देश है, बड़ी संस्कृति है, वो बेवकूफ़ी की बात कर रहा है, दकियानूसी बात कर रहा है, वो पुरातन पंथी है, वो प्रोग्रेसिव नहीं है। इनके दिमाग में ये है। ये भूल जाते हैं कि आज तो हम इतना मजबूत हो चुके हैं। 1998 पूरी दुनिया ने सैंक्शंस लगाए परमाणु परीक्षण के बाद, उससे निकलकर हम आए, और जिस तरह से निकल कर आए उस समय बड़ी चिंता थी। सरकार जो है उसकी पूरी मेजॉरिटी नहीं थी, पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी केंद्र में। वो सब देखते हुए भी, और 3 साल पहले जो है नरसिम्हा राव नहीं कर पाए, अमेरिका ने दबाव डाला और छोड़ दिया, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। ये सब फैक्ट्स जानते हुए जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। मैं आपको आज एक और चाइना से आई बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसे व्यक्ति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां मुलाकात हुई, शी जिनपिंग ने कहा मिलने के लिए उस अपने खासम खास आदमी से, जिसको चाइना का सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन कहा जाता है, और उसके बारे में जो मीटिंग से निकला और जो छप रहा है उस मुलाकात के बाद, तो इससे ये साबित होता है कैसे चाइना एक एक्स्ट्रा माइल गया है इस बार भारत के साथ संबंध बेहतर करने के लिए। वो व्यक्ति जो किसी से नहीं मिलता, वो उसको मोदी जी से मिलवाया गया है, और वो आपने देखा ही था पुतिन साहब के साथ 1 घंटा गाड़ी में अलग से बैठ करके बातचीत, तो कुछ स्पेशल हुआ है वहां पर सर। लेकिन एक चीज जो बात सर कह रहे थे, इंडिया में ये अनइमेजिनेबल है कि भारत का प्रधानमंत्री किसी से कोई पर्सनल गिफ्ट ले ले। भारत का प्रधानमंत्री अपनी जिद पर या अपनी विम्स एंड फैंसी पर भारत की विदेश नीति चलाए कि मुझे इसकी शक्ल पसंद है, नहीं पसंद है, मुझे देश का मौसम पसंद है या नहीं पसंद है। ट्रंप को कोई जेट गिफ्ट कर देता है, कोई गोल्फ कोर्स गिफ्ट कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ फैमिली जो है बिजनेस डील कर रही है, और वो ड्राइव कर रहे हैं इनके बेसिस पर फॉरेन पॉलिसी इंडिया को लेकर के। ये उन्हीं के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, उन्हीं के लोग कह रहे हैं। नहीं, जिसने जेट गिफ्ट किया, कतर बेइज्जत किया कतर ने। इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। लालची आदमी है। हाँ, बोला ट्रंप के फॉलोअर्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं, जो इसका कोर बेस है, मानो है, जो मागा को हो, जो इसके हैं, बट ऑब्वियसली 2/3 ऑफ अमेरिका तो इसके बहुत खिलाफ है, 1/3 तो बहुत दुखी हैं, राइट। पर वो है, असलियत है, पावर है, अगले 4 साल तक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसके फॉलोअर से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका एक जैसे कहने का एग्जांपल देता हूं आपको, इसको क्रिश्चियन वोट बहुत मिलता है, ये इवेंजेलिकल्स के लिए बहुत ही इसने कराया, और कहता है मैं दरवाजे खुले हैं, अमेरिका को एक क्रिश्चियन नेशन होना चाहिए इनके हिसाब से, नेशनलिज्म, राइट। परंतु ये एक अच्छा क्रिश्चियन तो है नहीं। 2-2, 3-3 डिवोर्स हुए हैं, मैरिज जो कि क्रिश्चियनिटी में प्योर में हो तो नहीं अच्छी बात है। विमेन के साथ क्या इसका बिहेवियर रहता है, स्कैंडल्स हैं, चीटिंग के एलिगेशन जो भी, कि विच आर नॉट गुड प्रिंसिपल्स, राइट। परंतु फिर भी क्यों सारे चर्चेज और इवेंजेलिकल्स इसको इतना सपोर्ट करते हैं? तो उसका उनका ये मानना है, कहना है कि इसको तो भगवान ने भेजा है, जीसस ने, इसमें क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा। इसमें चाहे कमियां जो भी हो उनको हम सह लेंगे, क्योंकि ये लार्जर मिशन के लिए काम कर रहा है, तो इसलिए इसके 100 खून या जो भी कुछ माफ इन अ वे वन। एंड बहुत बड़ा सेल्समैन है फिर तो। तो उसने किताब लिखी है, हाउ टू द आर्ट ऑफ मेकिंग अ डील। यस,
उसी ऑपोजिट मैंने लिखी है अभी, ट्रम्पोटोपिया, हाउ टू टैकल ट्रम्प, मेरे आप हमने प्रोग्राम में बात की थी। तो वो एक है। एंड सेकेंडली इसने जो इमेज बनाई है अपनी आने की, इसने बनाई है एज अ डॉन फादर। गॉड फादर मूवी थी, याद है, डॉन फादर कल्चर न्यूयॉर्क में, ये वो। तो ये अपने को उस तरह प्रोजेक्ट करता है कि मैं सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं रॉबिन हुड हूँ, जैसे है ना, मैं अपने बेस को ला के दे रहा हूँ चीज़ें, और मैं मतलब सरकार से लड़ भी जाता हूँ, जो कि मतलब आउटलॉ हीरो जो होता है वो लड़ जाता है सरकार से ना, क्योंकि वो मतलब एक, ठीक है, लार्जर देन लाइफ फिगर बनाया। तो देयरफॉर वो जो करता है उसको इसका बेस अब normal इसके मानते इनके फॉलोअर्स इनको क्वेश्चन नहीं करते किसी भी चीज पर। नहीं, कई चीजों पे करते हैं और थोड़ा थोड़ा करने भी लगे हैं, बट ओवरऑल ये है, इसके फॉलोअर्स करने लगे हैं, स्पेशली इमिग्रेशन को लेके कई बार, H1 वीजा को लेकर के इसके फॉलोअर्स आपस में बढ़ गए, जेलेंस्की के मामले को लेके भी इसके कुछ फॉलोअर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैं तो नहीं कर रहा था, हम क्या सर ये बताइए, ये जो दो आदमियों की और पर्सनालिटी आप समझने, एक तो ये जो इनके वित्त मंत्री हैं, ट्रेड सेक्रेटरी, वो जो स्कॉट बेसेंट, हाँ जी, ये बार बार इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, मोदी इज अ ग्रेट लीडर एंड इन द एंड वी विल कम टुगेदर, ये बयान दे रहे हैं कि अंत में हम दोनों देश साथ में आ जाएंगे। रोज 2 दिन से तो लगातार आ रहे हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि ये तेल खरीद के बाद बड़ा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। और वो जो पीटर नवारो है, ट्रेड इनके एडवाइजर जो है, वो तो मोदी इज वॉर कहता है, मतलब उनको तो छोड़ा हुआ है भारत को गाली दो, और ये आदमी थोड़ी सी बीच की बात करता है। तो क्या इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चल क्या रहा है विज़-अ-वी इंडिया? नहीं देखो, vis-a-vis इंडिया, बेसेंट जी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मतलब ये स्टॉर्म है, इस समय रिश्ते ठीक हो जाएंगे। वो तो सब समझते हैं, कॉमन सेंस है, वो हेज फंड का बहुत बड़ा मैनेजर था, तो वो चीज़ों को उस हिसाब से बोल देता है, राइट। नवारो पॉलिसी वाला रहा है बंदा, तो उसका बैकग्राउंड तो अलग ढंग से बोल रहा है, बट कमिंग टू हिम लेटर, बेसेंट जो रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, सही हो जाएंगे, बट अगले अगर 1 साल या 6 महीने या 1.5 साल, मानो यूक्रेन युद्ध रुक गया, मानो हमने तेल लेना बंद कर दिया, तो चलो हट गई, 25% जो ट्रेड टैरिफ है वो सबकी है, हमारे पूर्व भी है, किसी की 15-18 हम चलेंगे, राइट। बट तब तक बहुत पानी चला जाएगा डाउन दी यमुना, डाउन द पोटोमेक, इन द सेंस कि हम एक अलग रास्ते पे, हमारा देश विचार चलना शुरू हो गया, हो जाएगा। तो नॉर्मल तो हो जाएगा, बट ऐसा नॉर्मल नहीं होगा जो हम पहले एक्सपेक्ट करते थे इन बिग पिक्चर की, अमेरिका मतलब बिग पिक्चर हमारे साथ है। तो बेसेंट का तो वो रहा। जहां तक रही बात नवारो की, वो तो शुरू से टैरिफ्स को लेके ट्रंप के साथ टोटल अलाइंड है, क्योंकि ट्रंप तो अपने यूथ अडल्ट लाइफ से हमेशा कहता था जापान हमें लूट रहा है, अरब्स हमें लूट रहे हैं, सारे देश हमें लूट रहे हैं, टैरिफ होने ही चाहिए, राइट। तो नवारो उस पॉलिसी, उस आइडियोलॉजी को फुल्ली सपोर्ट ही नहीं, उसको फ्यूल करता है। ठीक है। अब नवारो भारत के बारे में जो कमेंट्स दे रहा है, देखिए इनकी कल्चर भी, ये अपने बबल में रहते हैं। ओके, जैसे न्यूयॉर्क में जैसे बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से हुए उसी तरह से बात कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि जो ये शब्द बोल रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं, वो भारत में कैसे रिसीव किए जाएंगे। तो दे डोंट केयर। 2 बातें मतलब आपके पास साबित हुई, एक इनको रिश्ते बिगड़ते हैं तो परवाह नहीं, मतलब ये तो शॉर्ट साइटेडनेस है, राइट। और दूसरा, टैरिफ पर इनके रीथिंक की अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, अभी कोई आई डोंट थिंक एट ऑल। टैरिफ्स बढ़ भी सकते हैं, बाय द वे, अगर हम यूक्रेन से बढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि ये टेम्परेरी नुकसान है, बाद में ठीक हो जाएगा, कब होगा? ये नहीं सोच रहे हैं कि भारत क्या कर रहा है। भारत परमानेंट सोल्यूशन खोज रहा है, हम नए मार्केट खोज रहे हैं, Exactly. नए एवेन्यूज खोज रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा रहे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं तेजी से, बहुत तेजी से, कि हमें अमेरिका की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। आज जितनी है उतनी भी न रह जाए, न टेक्नोलॉजी के लिए, न मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, न दूसरी चीजों के लिए। सर अब अंत में जो मैं आपसे कह रहा था वो स्पेशल मीटिंग वाली बात मैं बताऊंगा आपको। इनके गवर्नर, शायद कैलिफोर्निया के गवर्नर ने, वो न्यूसम, वो है ना, डेमोक्रेट है ना, डेमोक्रेट है बिल्कुल। तो उन्होंने मोदी, ट्रंप और पुतिन की हंसते मुस्कुराते तस्वीरें हाथ पकड़े हुए वो ट्वीट करी और बोला कि बट ही इज मोर वरीड अबाउट सेंडिंग ट्रूप्स टू शिकागो। वो जो इमिग्रेशन पर ये लोग कर रहे हैं, उनका कि दुनिया कहाँ की कहाँ जा रही है, भारत और चीन और रूस एक हो रहे हैं, और लेकिन इनको उसकी कोई परवाह नहीं है। तो ऐसा हुआ क्या? पुतिन के साथ 1 घंटा गाड़ी में मुलाकात हुई, ये रशियन मीडिया ने रिपोर्ट किया। अनयूजुअल था कि आप वेन्यू के बाहर खड़े हैं, 50 मिनट उतर भी नहीं रहे, और उस वेन्यू पर आपस में ही बात करने के लिए जा रहे थे, पर्सनली मुलाकात के लिए जा रहे थे, लेकिन कोई ऐसी बात थी जो आप 50 मिनट अकेले में गाड़ी में बैठ के बात करते हो। एक डर वो भी होता है बगिंग का,
मे बी तीसरे तो देश में ऐसी अगर कोई आप बात कर रहे थे। गाड़ी वो अपनी ले जाते हैं, उसमें बगिंग का कोई पुतिन डर की गाड़ी नहीं था। थी। हाँ, पुतिन की गाड़ी थी, तो जब भी बाहर जाते हैं वो लेके जाते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा सिक्योर था। मैं कह रहा हूँ सर, मतलब एक संभावना की बात कर रहे हैं, बात ऐसी क्या हो सकती है जो आप किसी तीसरे के और कान वो में भी नहीं पड़ने 2-4 मिनट नहीं। 50 मिनट में। और दूसरी मुलाकात, एक व्यक्ति हैं चीन में, इनका नाम है चाय की। चाय की, किसी ने आज लिखा कि चाय की ने चाय वाले से मुलाकात की। इनको मैं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं आपके लिए। खबर आई थी कि ये मिले, मोदी से मिले, वो तो था, लेकिन तब इतनी डिटेल नहीं पता थी। ये रिपोर्ट कह रही है चाय की इज राइट हैंड मैन ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। ही रेयरली मीट्स फॉरेन विजिटर्स, रेयरली मीट्स। In the power circles of the Chinese Communist Party, he is known as the man who does not smile. मुस्कुराता भी नहीं है. Known as right-hand man of Chinese President, Chai Ki is most sought-after man by foreign diplomats in Beijing. सारे फॉरेन डिप्लोमेट इससे मिलना चाहते हैं, बट ही इज आउट ऑफ बाउंड्स फॉर मोस्ट. ये किसी से नहीं मिलता. अगली लाइन ये देखिएगा. Yet President Xi asked him to meet Prime Minister Modi and discuss India-China ties. It literally triggered a major diplomatic earthquake in Tianjin. लगभग एक भूचाल आ गया जब ये खबर आई कि चाय की ये मोदी से मुलाकात करने वाले हैं. ये इनके पोलित ब्यूरो में है, बहुत कुछ है, पार्टी में बड़े खास हैं, बड़ी कई सारी पोस्ट हैं इनके पास. इनको एक इसमें एक इनसाइट और, शी ने इनसे कहा कि आप एक बैंक्वेट होस्ट कीजिए मोदी के लिए. बहुत ही अनयूजुअल और रेयर था ये कि बायलैटरल भी होगी, मेरे साथ तो मिलेंगे ही, आप इनके लिए अलग से लंच ऑर्गेनाइज कीजिए. ये चाय की को कहा. इंडिया सेड नहीं, हमें बैंक्वेट नहीं चाहिए, हम मिल लेंगे. और उसमें ही बताया जाता है कि चाय की रिपोर्टेडली टोल्ड पीएम मोदी कि आई हैड बीन टास्क्ड बाय द प्रेसिडेंट टू गिव यू अ लंच, बट आई वाज टोल्ड यू आर नॉट इनटू ईटिंग. आप खाने पीने के शौकीन नहीं है, नहीं तो मुझे कहा गया था कि आपके लिए मैं भोजन जो है वो मैं अरेंज करूं. और इसमें निचोड़ ये है सर कि शी जिनपिंग ने इस जेस्चर के जरिए पूरे चाइना में जो एंटी इंडिया लॉबी है उसको ये मैसेज दे दिया है कि अब इस वक्त हमें भारत के साथ दोस्ती चाहिए, रिश्ते सुधारने हैं. ये मैं कह रहा हूं, मैं अपने आदमी को भेज रहा हूं, यू ऑल्सो फॉलो इन लाइन. जी बिल्कुल. और देखिए शी जिनपिंग प्राइम मिनिस्टर, अब मैं इसका एक पृष्ठभूमि दे दूं. प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए 2014 में, उन्होंने सार्क कंट्रीज के सारे हेड ऑफ स्टेट को बुलाया. प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि भाई सबके साथ एक अच्छे रिश्ते हो, हम एक ही रीजन में रहते हैं तो रिश्ते अच्छे होने चाहिए. प्रधानमंत्री खुद भी चाइना गए, अहमदाबाद शी जिनपिंग को लेके गए और वहाँ पे झूलने वाली जो फोटो थी वो बहुत वायरल भी हुई. प्रधानमंत्री ने सारे प्रयास किए इस पूरे रीजन में सबके साथ ही अच्छे रिश्ते, इंक्लूडिंग पाकिस्तान. लेकिन क्या हुआ, महाबलीपुरम भी बुलाया शी जिनपिंग को. तो इसको क्या हुआ है कि आप हमारे इतिहास में जाएं तो अगर महाभारत काल में जाएं तो जब श्री कृष्ण गए और बोले कि 5 गांव दे दो, ठीक है, तो उसको उनकी वीकनेस समझा गया. आपके शांति की प्रस्तावना को, आपकी शांति की जो इच्छा होती है उसको वीकनेस समझने की गलती होती रहती है, तो वो गलती की गई. उसके बाद क्या हुआ, डोकलाम, गलवान, सब कुछ हुआ. अब ऑपरेशन सिंदूर में जो स्टॉक मार्केट था, चाइनीज स्टॉक मार्केट, वहां पे जो चाइनीज डिफेंस कंपनियां जो कि वो इक्विपमेंट बनाती थी जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हुए और चाइना एम करा था इसको हम दुनिया में बेचेंगे, वो उनका सबका हवा निकल गई, उनके स्टॉक में प्राइसेस गिर गए. उसके बाद चाइना को समझ में आया कि जब आपके कोई भी शत्रु है, कोई भी आपका एडवर्सरी है, अगर आप उसको डिफीट नहीं कर सकते तो आप उसके साथ दोस्ती कर लीजिए. ये ओल्ड चाइनीज विजडम है. ठीक है. तो उन्होंने फिर ये दोस्ती का, और अमेरिका की तरफ से जो रुख आ रहा है. और एक चीज, डोनाल्ड ट्रंप की जो बात चल रही थी, डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग आज से 6 महीने पहले 54% पे थी, आज वो 30% के आसपास है. तो वैसे कोई सर्वे भी आ जाएगा, लेकिन इस वक्त देश में मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग क्या होगी? 70 से ऊपर है. अभी तो कोई सर्वे आया था 11 साल के बाद. 11 साल के बाद. ये अनप्रेसिडेंटेड है. कोई प्राइम मिनिस्टर दूसरा साल, तीसरा साल मैक्सिमम, जब अप्रूवल रेटिंग गिरने लगती है, भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगते हैं. ये पहले प्रधानमंत्री हैं, 11 साल हो गए, कोई आरोप नहीं लगा, कोई अप्रूवल रेटिंग में कोई कमी नहीं आई. थोड़ा ऊपर नीचे तो होता रहता है इशू के साथ, समय के साथ, वो अलग चीज है. लेकिन और जो चाय की आपने बात की, बस एक लाइन, चाय की को जो बोला गया है, चाइना की जो रियल पावर है वो पॉलिट ब्यूरो है. तो बेसिकली पॉलिट ब्यूरो को संदेश दिया गया है पूरे कि अब कोई भी बात
एंटी इंडिया जो ये पाकिस्तानी, टर्किश, कतरी न्यूज चैनल्स पे बैठ के आप लोग एंटी इंडिया रेटरिक बोलते हैं, अब नहीं चलेगा इसे। अब नहीं चलना चाहिए। तो ये दुनिया ऐसे बदल रही है और भारत उस बदलती दुनिया का केवल हिस्सा नहीं है बल्कि ड्राइविंग सीट पर भी बैठा हुआ है। बहुत पुरानी कहावत है और क्लीशे भी है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, वो भारत ने एक बार फिर करके दिखाया। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए। प्रदीप जी, वैभव, बहुत शुक्रिया आपका। रविंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका प्रोग्राम में आने के लिए।